Hello and welcome to Learn English Live. I am Dr. Wasim and आज की जो वीडियो रहेगी it will be about Age of Chaucer. इस वीडियो में हम जानेंगे historical background and important events of this age. Then we will discuss Chaucer's works and other important writers of this age like William Longland, John Gower and Thomas Malory. दोस्तों इस मिडल इंग्लिश पीरियड में हमने ऑलरेडी देखा था, हमने इसको डिवाइड किया था, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ाया एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चॉसर एंड एज ऑफ रिवाइवल। एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमने ऑलरेडी कर लिया है पिछले वीडियो में। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा। Now we will start Age of Chaucer, which starts from 1340 to 1400. First we will discuss the historical events. सबसे पहले हम देखेंगे 100 Years War, which started from 1337 to 1453. 100 Years War जो था ये था बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। एक्चुअली ये 100 Years War कहलाता है जबकि ये 116 ईयर्स तक चला, मगर ये वक्फे वक्फे में होता था। ये वार ये कंटिन्यू 100 साल तक नहीं चला एंड इट्स कॉल्ड एज 100 Years War. Then we will discuss Black Death, which started from 1348 till 1349, and we will discuss Lollards Movement and Peasants Revolt. उसके बाद हम चॉसर के बारे में पढ़ेंगे और चॉसर्स के वर्क्स के बारे में। So let's start Lollards Movement. दोस्तों लोलार्ड्स मूवमेंट जो था ये एक एंटी क्लरिकल इंग्लिश रिफॉर्मेशन मूवमेंट था जिसमें कुछ क्रिश्चियंस थे विच लिव्ड बिटवीन 1300 टू अर्ली 1500। वो फॉलोअर्स हुआ करते थे जॉन वाइक्लिफ के। जॉन वाइक्लिफ एक ऐसी शख्सियत थी जो डिसएग्री करता था विथ कैथोलिक चर्च एंड इट्स हायर ऑरिकल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च के लोग थे उनकी प्रैक्टिस और बिलीफ्स पे जॉन वाइक्लिफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। और जो वाइक्लिफ ने इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट किया जो उसके अपने खास फॉलोअर्स थे, ही डायरेक्टेड देम टू ट्रांसलेट दिस बाइबल इनटू इंग्लिश। जो बाइबल थी ये सीमित थी इन्हीं लोगों पे खाली जो चर्च में रहते थे, बिकॉज इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज, और जो लोगों की लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। ये जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थियोलॉजियन थे। ही वाज द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन रिफॉर्मर्स। So actually they protested what they saw as the corruption and excesses in the Catholic Church. They believed कि क्रिश्चियनिटी जो है इसको इम्प्रूव किया जाएगा जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इस स्क्रिप्चर को और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लोग तो इंग्लिश जानते थे, उनको लैटिन की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो हम इस बाइबल को लोगों तक पहुंचाएंगे, इसकी मैसेज को वहां तक पहुंचाएंगे और the message will get across the society. So this was all about Lollards movement and it had a great effect on literature of that time. उसके बाद आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बिबोनिक प्लेग पेंडेमिक। ये स्टार्ट होता है 1348 से टिल 1349। इसके बाद दो डेट ऐसे, उसके बाद ये दोबारा होता है, 3 टाइम्स ब्लैक डेथ होता है। तो पहला जो होता है वो है 1348 टू 49। एंड दिस ब्लैक डेथ, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, 30 to 40% पॉपुलेशन, इट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड दैट टाइम, जो कि मर जाती है इस वबा की वजह से। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, प्लीज़ नोट डाउन दीज थिंग्स। ये हुआ था एक बैक्टीरिया से जिसका नाम था Yersinia pestis बैक्टीरिया। एंड दिस ब्लैक डेथ हैड ए
profound impact on literature, and the contemporary art turned dark with representations of death and destruction. और इस ब्लैक डेथ की वजह से जो उस टाइम का आर्ट एंड लिटरेचर था, लोगों ने बिल रियलिज्म यूज किया अपने आर्ट एंड लिटरेचर में, जो राइटर्स थे उस टाइम के। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार पढ़ाया पिछले वीडियो में, जब विलियम द फर्स्ट जो अटैक करता है इंग्लैंड पे, और जब वो विलियम द कनकरर बन जाते हैं, वो अपना 1066 में अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच थी, वो नॉर्मन फ्रेंच था, तो उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच नोबिलिटी को एस्टैब्लिश किया था, और फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड अदर ऑफिसेज। तो टिल ब्लैक डेथ वो 1066 में आए थे विलियम द फर्स्ट, एंड टिल ब्लैक डेथ यहाँ पे अभी भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। तो जो कोर्ट्स एंड लॉज और किंग्स की लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, लेकिन ब्लैक डेथ्स ने बहुत सारे चेंजेस लाए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक डेथ की वजह से जो लोग मरे, इट डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड रिच, इट डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे पुअर और अमीर सब लोग मर रहे थे, चाहे फ्रेंच हो चाहे इंग्लिश हो, बट फ्रेंच की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी बनिस्बत के जो इंग्लिश पीपल थे। इस वजह से फ्रेंच नोबल्स जो थे वो यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए, और जिसकी वजह से जो लोकल इंग्लिश पॉपुलेशन होती है, जो पुअर पीजेंट क्लास था, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस है, स्किल्ड पोजीशंस है, उनको फिल किया, जो वैकेंट हुए बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंच पीपल जो मर चुके थे। इस वजह से इंग्लिश पीपल जो पुअर पीजेंट क्लास था, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अप हो जाता है, और जो यहाँ पे मिडिल क्लास मर्चेंट्स थे, जो यहाँ पे टाउन्स पीपल थे, दे बिकेम द एलीट क्लास, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड आ गई, उनके पास पावर आ गया, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उनके पास प्रेस्टीज आ गया। तो इंग्लिश पीपल जो है, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है टू सम एक्सटेंट, अगर वो भी मर चुके, लेकिन सोशो इकोनॉमिकली उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस ब्लैक डेथ की वजह से। This is Black Death image. And then we have another important event of this age, that is Peasants Revolt. दोस्तों, इस पीजेंट रिवोल्ट को वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है, या इसको द ग्रेट राइजिंग भी कहा जाता है। जो वॉट टाइलर रिबेलियन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वॉज लेड बाय वॉट टाइलर। ये एक बहुत ही पॉपुलर अपराइजिंग थी अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड। 1381 में होता है। हुआ क्या, जो किंग रिचर्ड टू थे, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे यहाँ इस टाइम, कुछ बहुत सारे इश्यूज थे। तो इस वजह से जो पीजेंट क्लास था यहाँ पे, उन्होंने किंग रिचर्ड टू के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट किया। तो पीजेंट क्लास को एक्चुअल में यहाँ पे लो पे या लो वेजेस कहो आप, उनको बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी, और यहाँ पे एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था पोल टैक्स के नाम से, POLL पोल टैक्स के नाम से। बहुत सारे काजेज हुए थे जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये रिबेलियन, ये ग्रेट अपराइजिंग या वॉट टाइलर्स रिबेलियन स्टार्ट होता है। एक तो था जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस 100 ईयर्स वॉर एंड ब्लैक डेथ। इसकी वजह से लोग कमज़ोर पड़ गए थे, गरीब हो चुके थे, टैक्सेस इम्पोज किए गए थे। एंड देयर वाज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स। एंड तीसरा चीज है द लैंड टाइज दैट रिमेन्ड इन प्लेस टू फ्यूडल लॉर्ड्स एंड टू चर्च। अभी भी कुछ जमीनें जिनकी टाइज थी वो थी फ्यूडल लॉर्ड्स एंड चर्च पे। So there were socio-economic and political reasons, as I discussed. And final shape of this revolt was given by the intervention of John Bampton in Essex in May 1381. Then we have the most characteristic figure of this age, that is Geoffrey Chaucer, जिनकी नाम की वजह से ही इस पूरी सेंचुरी का नाम पड़ जाता है एज ऑफ चॉसर।
और जाफरी चासर का जो बर्थ डेट है इट इज़ 1340, सम से इट इज़ 1343, देयर इज़ अ माइनर इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है वेदर इट इज़ 1340 और 43, सो वी कंसिडर इट 1340 एंड डेथ इनकी होती है 1400 में। दोस्तों जॉफरी चासर इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये अभी भी जो है इनकी प्रोमिनेंट प्लेस है अभी भी इंग्लिश लिटरेचर कैनॉन में। और जॉफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी माना जाता है क्योंकि ही बिकेम मॉडल ऑफ राइटिंग टू बी इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोइट्स। जो जॉफरी चासर थे इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 किंग्स देखे। एक है एडवर्ड थर्ड जब ये बारन हुए, इसके बाद है रिचर्ड टू, एंड इसके मरने से 1 साल पहले जो थ्रोन पे आ गए थे दैट इज हेनरी फोर। जॉफरी चासर के जो फादर थे उनका नाम है जॉन चासर। वो बहुत ही प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे जिसकी वजह से उनको बहुत सारे कनेक्शंस थे। इसी लिए इनको एट द एज ऑफ 17 एक कोर्ट अपॉइंटमेंट मिलती है। उसके बाद ये कई डिप्लोमेटिक मिशंस पे जाते हैं, जैसे इटली में जाते हैं, और परहैप्स इट इज सेड दैट ही वुड हैव मेट पेट्रॉर्क एंड बोकाशियो आल्सो, जो वहाँ के इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। दोस्तों एक्चुअली ये जो जॉफरी चासर है ही वॉज बॉर्न एज अ कॉमनर, but through his intellect and astute of human character, he moved freely among the aristocracy, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस पे जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1359 टू 60 में जब ये 100 ईयर वार में फ्रांस में इंग्लिश आर्मी के साथ लड़ने गया था तो इसको एज ए प्रिजनर लिया गया था फ्रांस में। और एडवर्ड जो किंग उस टाइम थे उन्होंने खुद इसको रिलीज कराया फॉर रैंसम। उन्होंने खुद अपने पॉकेट से 16 पाउंड्स कंट्रीब्यूट किए थे, एंड एट दैट टाइम 16 पाउंड्स मेंट अ लॉट। Throughout his public career, Chaucer came into contact with most important men of London as well as with great men of the continent. And when he wrote in ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, डायलेक्ट तो उस टाइम बहुत थे जैसे कि बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, एंड देयर वर मेनी डायलेक्ट्स, एंड जॉफरी चौसर चोज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। और इसी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को फिर इन्होंने प्रमोट किया अपनी लिटरेरी वर्क्स में, एंड इट लेटर ऑन बिकम्स द स्टैंडर्ड इंग्लिश। फाइनली जॉफरी चौसर जो है ये मर जाते हैं 1400 में, और इनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है इन वेस्टमिनिस्टर एबे, विच लेटर ऑन कम्स टू बी नोन एज पॉइट्स कॉर्नर। तो दोस्तों जो जॉफरी चासर थे इनकी वर्क्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक है फ्रेंच पीरियड जिसमें इन्होंने ट्रांसलेट किया था ली रोमन डला रोज, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसके बाद है दूसरा वर्क द बुक ऑफ डचेस, जो एलेगरी है ऑन द डेथ ऑफ ब्लांच, जॉन ऑफ गॉन्ट्स वाइफ। जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे ये जॉफरी चासर के पैट्रॉन थे, तो इनकी वाइफ की डेथ होती है। इस पे ये एलेगरी लिखते हैं द बुक ऑफ डचेस। देन इनका पीरियड होता है स्टार्ट द इटालियन पीरियड। इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। एक है द हाउस ऑफ फेम, ट्रॉइलस एंड क्रिसीड, लीजेंड ऑफ गुड वुमन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ जॉफरी चौसर वो है इंग्लिश। इसमें कुछ माइनर पोएम्स है, and the major work, the most important and most characteristic work of his career, that is the Canterbury Tales। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द फ्रेंच पीरियड में इन्होंने ली रोमन डिला रोज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द रोमांट ऑफ द रोज। ये एक एलिगोरिकल पोएम है and it is in octosyllabic couplet. Then we have
The Book of the Duchess, which is allegorical lament on death of Blanche of Lancaster, the first wife of John of Gaunt. जो फर्स्ट वाइफ मर जाती है जॉन ऑफ गॉन्ट की, उसी पे है ये एक लैमेंट। फिर आता है इनका द इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में दोस्तों ये लिखते हैं द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, जो कि राइम रॉयल में है, एंड इसमें करेक्टराइजेशन ऑफ बर्ड्स है, एंड इट्स अबाउट द मैरिज ऑफ रिचर्ड टू एन ऑफ बोहेमिया। जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, इसमें जो ये बर्ड्स का करेक्टराइजेशन किया है इन्होंने, इसमें ये एक्चुअली इट इज अबाउट द बर्ड्स विच गैदर टुगेदर in the early spring, and it describe to depict the Saint Valentine's Day. On that day, these birds choose their mates for themselves. Saint Valentine Day पे मिल जाते हैं और अपने mates ढूंढते हैं। And you know the Valentine Day, इसका concept जो है ये इसी work से आया हुआ है। It's thought that it has come from this work, that is the Parliament of Fowls. Then we have the next work, that is Troilus and Cresside. Dear friends, it has been adopted from Boccaccio's Il Filistretto. It's important, these questions are being asked in exams, competitive exams. तो ये Boccaccio की Il Filistretto से अडप्ट किया गया है, and it's long narrative poem in राइम रॉयल स्टेंजा। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है राइम रॉयल स्टेंजा में। ट्रॉयलस एंड क्रेसीड जो है, इसमें स्टोरी है जो ट्रोजन प्रिंस, सन ऑफ ट्रोजन किंग ट्रॉयलस, एंड देन वी हैव क्रेसीड जो विडो डॉटर होती है एक डेजर्टर प्रीस्ट की। और ये जो ट्रॉयलस एंड क्रेसीड है, इट इज सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। Troilus actually he falls in love with Cresside as war ravages around them. Then we have the Italian period. The Italian period में already हमने discuss किया 3 works, and then we have the Legend of Good Woman. दोस्तों the Legend of Good Woman जो है, इसमें माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने हीरोइक कपलेट इसी में यूज किया, विच वॉज इन आयम्बिक पेंटामीटर। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोलॉग टू द लीजेंड ऑफ गुड वुमन, इनका जो इंटेंशन था वो था टू राइट 19 टेल्स ऑफ वर्चुअस वुमेन ऑफ एंटिक्विटी। इन्होंने खाली 8 टेल्स को कंप्लीट किया, एंड 9th हैड जस्ट बिगन। ये पोइम है एक ड्रीम विजन, जिसमें इसको गॉड ऑफ लव बोलता है चॉसर को, टू राइट अबाउट विमेन्स बेट्रेयल ऑफ मैन। एंड द पोइम रिकाउंट्स द स्टोरीज ऑफ 10 वर्चुअस वुमेन ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ who were actually martyrs of love throughout 9 sections. The legend is Chaucer's retelling of several stories he had long admired. And the 10 women which are discussed in the Legend of Good Women, they are Calyptora, Thisbe, Mede, Phyllis, Hypsipyle, Ariadne, Lucretia, Philomene, Hypermnestra, and most notably Dido. Please remember these words. And then we have the most characteristic work of his career, that is Canterbury Tales. Dear friends, ये चासर का मास्टरपीस है, and it was written at the height of his poetic skill. जब ये पूरे हाइट पे पहुंचे थे अपनी पोइटिक स्किल में, इन्होंने इसको हीरोइक कपलेट में लिखा है। यहाँ पे एक इट इज एक्चुअली अबाउट द पिलग्रिमेज। पिलग्रिम्स जो जाते थे एक जगह पे, उसका नाम था सेंट थॉमस बेकेट। सेंट थॉमस बेकेट, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड एक्चुअली क्यों जाते हैं लोग वहां पे?
सेंट थॉमस ए बैकेट को मर्डर किया गया होता है, इसको असैसिनेट करते हैं किंग हेनरी के फॉलोवर इन 1170, और लोगों ने इसको कैनोनाइज किया था, लोग इसको मानते थे सेंट थॉमस ए बैकेट को एज सेंट एंड मार्टिर फॉलोइंग हिज मर्डर। तो ये एक बहुत बड़ी श्राइन थी, लोग यहाँ पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, एंड इट वाज फेमस डेस्टिनेशन फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज ड्यूरिंग मेडिवल एज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 29 पिलग्रिम्स होते हैं टोटल, एंड वो जाते हैं जर्नी के लिए। ये एक जगह पे जमा होते हैं जिसको बोलते हैं टेबॉर्ड इन साउथ वार्क, टेबॉर्ड इन साउथ वार्क। यहाँ पे जो पोर्ट्रेट दिखाया गया है प्रोलॉग में, उसमें 29 पिलग्रिम्स होते हैं। टोटल जो टोटल पीपल, नंबर ऑफ पीपल अगर क्वेश्चन आए तो इट इज 31, और अगर आए क्वेश्चन हाउ मेनी पिलग्रिम्स, देन इट इज 29 पिलग्रिम्स, because there were two more people who were Chaucer, and the host of this Canterbury Tales was Harry Bailey. Every now and then these questions come in exams. The host of Canterbury Tales is Harry Bailey. तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो होस्ट था, इन्होंने बोला कि जो ये जर्नी की थकावट है इसको कम करने के लिए हर कोई बंदा यहाँ से जाके 2 टेल्स सुनाएगा और आने के टाइम 2 टेल्स। सो ईच person or each pilgrim is to tell 2 tales on the onward journey and 2 on the return. एंड रिवार्ड में क्या मिलेगा? जो बेस्ट नरेटर होगा उसको सपर दिया जाएगा by the rest on return to the tabard. And dear friends, इसमें टोटल जो टेल्स होनी थी, इट वाज सपोज टू बी 124 टेल्स, लेकिन इसमें टोटल टेल्स जो है वो है 24 टेल्स, जिसमें 20 कंप्लीटेड है एंड 4 आर इन फ्रैगमेंट्स। And this work sometimes is satiric, and sometimes it turns out to be comic. At times it turns out to be tragic. Depends upon the tale. So from tale to tale, कोई tale इसमें satire है, कोई tale इसमें tragic है, कोई comic है, and it is based on Boccaccio's Decameron. Please remember this thing also. It is based on Boccaccio's Decameron. Now the characters in Canterbury Tales. Characters जो है Canterbury Tales में, ये based है on 3 estates. Estates is actually classes, 3 classes. यहाँ पे 3 classes थे। एक था those who work, जो काम करते थे, उसमें आते थे peasants and middle class. And in peasants and middle class we have merchants, laborers, farmers and government officials. दूसरा जो क्लास था या एस्टेट था वो है दोज हु प्रे, यानी क्लर्जी। इसमें आते थे प्रीस्ट्स, मॉन्क्स, नन्स, फ्रेयर्स, पॉर्डनर्स, ये चर्च में हुआ करते थे। एंड देन दोज हु फाइट, जो नोबिलिटी में आते, जो लड़ते थे, इसमें है नाइट्स, स्क्वायर्स, मर्सनरीज, ड्यूक्स, प्रिंसेस। इसमें जो सबसे ऊपर पे क्लास थी वो थी नोबिलिटी, एंड देन वी हैड क्लर्जी, एंड देन एट द बॉटम पेजेंट्स एंड मिडिल क्लासेस। और इन कैरेक्टर्स में दोस्तों याद रखना, जो मिलिट्री प्रोफेशन में थे वो थे ए नाइट, ए स्क्वायर, ए योमन, YEOMAN, ए नाइट, ए स्क्वायर, ए योमन। एंड द इक्लेसियास्टिकल, जो इक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स थे, ECCLESIASTICAL, इक्लेसियास्टिकल वो होते हैं जो चर्च से वाबस्ता होते हैं। दे आर ए प्रियरेस, ए नन, ए मॉन्क, ए फ्रेयर, ए समनर, ए पॉर्डनर, ए पुअर पर्सन, ए क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। Please remember these things. And here are some important points about Canterbury Tales. इसमें 2 प्रोज टेल्स है, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है, कौन कौन से प्रोज टेल्स है कैंटरबरी टेल्स में।
दो है, एक है टेल ऑफ मेलिबियस, ये चासर की टेल है, बाई चासर हिमसेल्फ, टेल ऑफ मेलिबियस, एंड देन अदर टेल इज द पार्सन्स टेल. So if there is question the two prose tales in Canterbury Tales, answer is Tale of Meliboeus and the Parson's Tale. चासर खुद दो टेल्स इसमें चासर की है, एक है टेल ऑफ सर थॉमस एंड टेल ऑफ मेलिबियस, जिसमें टेल ऑफ मेलिबियस है प्रोज में. और ये जो कैंटरबरी टेल्स है, इट बिगिंस विथ नाइट्स टेल एंड एंड्स विथ पार्सन्स टेल. शुरुआत होती है कैंटरबरी टेल्स को नाइट्स टेल से और एंड होती है कैंटरबरी टेल्स विथ पार्सन्स टेल. और नाइट्स टेल को फाइनेस्ट वर्क माना जाता है. एंड हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स बीइंग सेड अबाउट जॉफ्रे चासर. कुछ क्रिटिक्स ने इनके लिए कुछ लाइन्स बोली है विच आर टाइम एंड अगेन आस्क्ड इन एग्जाम. सो the first one is he found English a dialect and left it a language. Lovis. The well of English undefiled. Spenser. With him is born our real poetry. It's said by Spenser again. Long says prologue to the Canterbury Tales is the prologue to modern fiction. जो प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स का है, इट इज प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन. इट इज सेड बाय लॉन्ग. जॉन ड्राइटन सेड, "Here is God's plenty." G.K. Chesterton says, "Chaucer's humor is a humor in the grand style." Kindly note down these points. And here are some important lines from Canterbury Tales. If gold rusts, what then iron can do? No empty-handed man can liver a bird. Then you compared a woman's love to hell, and gladly would he learn and gladly teach. Love will not be constrained by mastery. He was as fresh as the month of May. People can die of mere imagination. Then friends, we have some other writers of this age, important writers, like John Gower. जॉन गॉवर जो थे ये चासर के फ्रेंड थे एंड ही वाज आल्सो चीफ राइवल इन पोइट्री. चासर के फ्रेंड होते हैं दोनों. जो चासर एंड गॉवर थे, इन्होंने एक टास्क जिम्मे में लिया था कि इंग्लिश को लिटरेचर में लाया जाए. अभी तक फ्रेंच ज़्यादा था लिटरेचर में, तो दे टुक ए टास्क ऑफ ब्रिंगिंग इंग्लिश टू लिटरेचर. और जॉन गॉवर 3 वर्क से माना जाता है. नंबर 1 इज सुपेक्यूलम मेडिटेंटिस, सेकंड इज वॉक्स क्लेमेंटिस एंड थर्ड इज कॉन्फेशो एमेंटिस. सुपेक्यूलम मेडिटेंटिस इन्होंने फ्रेंच में लिखी एंड इट्स अबाउट द क्राइम्स, अबाउट द वाइसेस ऑफ दैट टाइम. वॉक्स क्लेमेंटिस इन्होंने लैटिन में लिखी. इट इज सैटायर ऑन क्लर्जी, ऑन द पीपल हु आर इन चर्च. And it deals with kingship, it deals with politics. Since it's on clergy, so it deals with ecclesiastical issues. वो इशू जो चर्च के साथ वाबस्ता है. एंड वॉक्स क्लेमेंटिस इन्फ्लुएंस हुई थी बाय वॉट टाइलर्स रिबेलियन, जो हमने पीजेंट्स रिवोल्ट पढ़ा. उसके बाद है कन्फेशो एमेंटिस. ये वर्क गॉवर ने लिखी इंग्लिश में, and it is one of the most important books of Gower. It takes the form of a collection of exemplary tales of love placed within the framework of a lover's confession to a priest of nuns. Then we have another important writer of this age, that is William Longland, जिनका टाइम पीरियड था 1325 to 1390. इनकी इंपॉर्टेंट बुक है Piers the Plowman. Piers the Plowman डील करता है with the terrible hardships of the poor peasants due to the bubonic plague and the great famine. जो दोस्तों यहाँ पे एक प्लेग हुआ था, ब्लैक डेथ जो हमने पढ़ा, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रेट फेमिन होता है, कहत साली होती है, लोगों को पॉवर्टी का शिकार होना पड़ता है, बहुत गुर्बत आती है, टैक्सेस हो जाते हैं यहाँ पे, तो लोगों को बहुत सारे हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं.
So these horrible pathetic hardships which poor peasants faced, it's about that. And in Pius the Plowman, he attacks on the abuses of the time, the greed, the hypocrisy of the clergy, and the materialism and tyranny of ruling class. इन पे ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है इस पोइम में. और पायस द प्लोमैन के 3 वर्जन्स है और 3 टेक्स्ट, दैट इज ABC. ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, पायस द प्लोमैन का कंप्लीट टाइटल क्या है. द कंप्लीट टाइटल इज द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस द प्लोमैन. द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस द प्लोमैन. एंड इट इज एलिगोरिकल पोएम. ये एलिगोरिकल पोएम होती है. और आपको पता होना चाहिए एलिगोरी एक स्टोरी होती है जिसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं टू कन्वे ए हिडन और अल्टीरियर मीनिंग. वो मीनिंग होता है जनरली ए मॉरल और लिटरेरी वन. देन वी हैव थॉमस मैलोरी, जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क लिखी, दैट इज ली मॉर्टी ऑर्थर. इसका इंग्लिश है द डेथ ऑफ ऑर्थर, जो इन्होंने 1485 में लिखी. दोस्तों ये इन्होंने मिडल इंग्लिश में लिखी और इसका फुल टाइटल है द होल बुक ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. द डेथ ऑफ ऑर्थर डील्स with the existing tales about some legendaries like King Arthur, Guinevere, Lancelot, Merlin, and the Knights of the Round Table. So, with Thomas Mallory, we come to the end of Age of Chaucer. हमने कुछ important चीज़ें इसमें डिस्कस करी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप इससे पहले मैंने एक एंग्लो सेक्शन की वीडियो भी अपलोड की है. देन वी अपलोडेड एंग्लो नॉर्मन पीरियड. प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री. सो इसको एक तरतीब से सीखना चाहिए. एंड इसके बाद हम एज ऑफ रिवाइवल अपलोड करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो अपलोड ए सेपरेट वीडियो ऑन कैंटरबरी टेल्स. And thank you for listening to me. And if you like the video, please do like, subscribe, and share this video. Thank you for watching. Happy learning.